हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक यूनिट इकोलॉजी। और इकोलॉजी में आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। तो सबसे पहले हम इकोलॉजी का डिफिनीशन देखते हैं कि व्हाट इज़ इकोलॉजी। सो इकोलॉजी इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। किसी भी एनवायरनमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं तो एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन होता है इसको कलेक्टिवली कहते हैं इकोलॉजी। और जो टर्म है इकोलॉजी उसको अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। फिर अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं कि इकोलॉजी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आता है इसमें ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या है? एवरी इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। किसी भी स्पीसीज का जो हर एक मेंबर होता है, हर एक मेंबर को हम कहेंगे ऑर्गेनिज्म। और फिर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए सेम स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज में जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, जैसे कि ह्यूमन स्पीसीज है तो एक एरिया की बात कर लेते हैं। एक एरिया में कुछ स्पीसीज रह रहे होंगे तो इसमें जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है इसको कहते हैं पॉपुलेशन। उसके बाद आता है कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ क्या है? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन एन एरिया। किसी भी एक एरिया में ढेर सारे स्पीसीज रह रहे हों। कि अगर फॉरेस्ट की बात कर ले, फॉरेस्ट एक कम्युनिटी है जिसमें प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। तो डिफरेंट स्पीसीज रह रहे हों किसी एरिया में तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। और फोर्थ नंबर पे आता है बायोम्स। बायोम्स क्या है? बायोम इज़ द लार्ज यूनिट ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन ए स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन। मतलब किसी एक पार्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन में जो फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। फ्लोरा मीन्स प्लांट और फौना मीन्स एनिमल। तो किसी एक पार्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन में जो प्लांट और एनिमल्स पाए जाते हैं इसी को बोलते हैं बायोम। अब बायोम का अपना खुद का क्लाइमेट होता है। अब बायोम्स के मेनली 6 टाइप्स हैं। फर्स्ट है आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा रीजन। सेकेंड है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। थर्ड है टेम्परेट फॉरेस्ट। फोर्थ है ग्रासलैंड। फिफ्थ है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और 6 है डिजर्ट। अब जो आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा रीजन है यहाँ पर बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट होता है। मैंने कहा कि हर एक बायोम का अपना अपना क्लाइमेट होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। और जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे कोन लाइक प्लांट्स पाए जाते हैं, कोन बियरिंग प्लांट्स जैसे कि पाइनस। अब टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो इस बायोम में क्या होता है कि टेम्परेचर मॉडरेट होता है। मतलब 20 to 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे रेनफॉल भी होती है तो टेम्परेचर भी यहाँ मॉडरेट होता है और रेनफॉल भी होती रहती है। फोर्थ है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड बायोम में क्या होगा कि ग्रासेस होंगी। ग्रासलैंड बायोम में वेरी स्मॉल प्लांट्स यानी ग्रासेस होती हैं और कुछ उनके साथ छोटे छोटे एनिमल्स भी पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आता है जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे अमेजोन का है अमेजोन रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही घने जंगल होते हैं ये। 6 नंबर है डिजर्ट बायोम। डिजर्ट में क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स पाए जाएंगे जो खुद के अंदर एडाप्टेशन लाए होते हैं। मीन्स सभी प्लांट यहाँ ग्रो नहीं कर सकते। वाटर की कमी होती है, यहाँ पे वाटर नहीं होता है तो इसका भी अपना खुद का एक क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट है यहाँ पे डिजर्ट के अंदर। तो डिजर्ट का भी अपना खुद का एक क्लाइमेट है, बहुत ही हॉट क्लाइमेट है यहाँ पे। तो ये मेनली 6 टाइप के बायोम्स थे। तो अब हम देखेंगे कि मेजर एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल क्या है? ये ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सह सकते हैं। मीन्स जैसे कि ह्यूमन स्पीसीज है। अब ह्यूमन में जो आर्मी वाले होते हैं, आर्मी वाले लोग जो होते हैं तो कभी उनकी ड्यूटी लेह लद्दाख में लग जाती है, जम्मू कश्मीर में बहुत ही ठंडे एरिया में, और कभी कभी बहुत ही रेगिस्तानी एरिया जैसे कि जैसलमेर हो गया। वो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सह रहे हैं। कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे रह रहे हैं, कभी कम टेम्परेचर पे, तो सर्वाइव कर जा रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए? यूरीथर्मल। तो मेनली इसमें ह्यूमन एंड बर्ड्स आते हैं। जो एप्स होते हैं वो यूरीथर्मल होते हैं। और स्टेनोथर्मल का मतलब जो बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सर्वाइव करे। मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में अगर चेंज होगा, फ्लक्चुएशन होगा तो वो उसको सह नहीं पाएगा। जैसे कि ट्यूना फिश है, वो एक फिक्स एरिया में पाई जाती है जहाँ पे बहुत ही कोल्ड वाटर हो, ठंडे पानी में ही पाई जाती है, वो हर जगह देखने को नहीं मिलेगी। या फिर पोलर बियर हो गए, पेंगुइन्स हो गए, ये क्या है? ये ठंडे इलाकों में रहते हैं। अब पोलर बियर या पेंगुइन्स को अगर हम अपने सिटी में ला दें, अगर दिल्ली में ला दें, हरियाणा में ला दें, तो ये वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि ये ठंडे एरिया में रहते हैं। ऐसे ही जो बहुत ही गर्म एरिया में रहता है उसको एकदम कोल्ड एरिया में ले जाए तो वहाँ भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
तो टेम्परेचर अफेक्ट करता है। अब सेकेंड है वाटर। अब वाटर भी दो तरह का होता है, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर क्या है, जहाँ पे सैलिनिटी बहुत ही कम है। सैलिनिटी मीन्स सॉल्ट का कंसंट्रेशन। तो ऐसा पानी जिसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो वो फ्रेश वाटर होता है। और मैराइन वाटर जैसे कि सी वाटर है, जहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो जो फ्रेश वाटर में ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो मैराइन वाटर में नहीं रह सकते, और जो मैराइन वाटर में रहते हैं वो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई मैराइन वाटर में ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो उसके बॉडी में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई फिश है वो मैराइन वाटर में रह रही है तो उसके अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। अब जब उसको फ्रेश वाटर में ला के रख देंगे तो क्या होगा, तो उसके बॉडी में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर का कम है। और बाहर फ्रेश वाटर है यानी वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो बाहर से उसकी बॉडी के अंदर पानी जाने लगेगा, वाटर एंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से एंड ऑस्मोसिस हो जाएगी। और एंड ऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा, उस फिश की बॉडी धीरे धीरे स्वेल करने लगेगी, और स्वेल करने के बाद एक टाइम आएगा कि वो बर्स्ट कर जाएगी, मीन्स वो मर सकती है। तो फिर सर्वाइवल यहाँ पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही फ्रेश वाटर का कोई ऑर्गेनिज्म अगर मैराइन वाटर में जाके रहने लगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक्सऑस्मोसिस हो जाएगा, उसकी बॉडी से वाटर निकल जाएगा और वो श्रिंक कर जाएगा, उसकी वजह से भी उसकी डेथ हो सकती है। तो उस कंडीशन में भी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो वाटर के बेस पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूरीहेलाइन और स्टेनोहेलाइन। यूरीहेलाइन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को सह सकते हैं, मतलब बहुत कम सैलिनिटी में भी रह सकते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा सैलिनिटी में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। स्टेनोहेलाइन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी पे सर्वाइव कर सकते हैं, वो एक फिक्स सैलिनिटी एरिया में ही रहेंगे। अब थर्ड फैक्टर है लाइट। लाइट का मेजर सोर्स है सनलाइट, और सनलाइट बहुत ही इसेंशियल है किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी भी रेंज का लाइट दे देंगे तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। प्लांट्स में फ्लावरिंग और रिप्रोडक्शन ये सारी चीज़ें लाइट पे ही डिपेंड करती है, और इन सब प्रोसेस के लिए लाइट का 400 to 700 नैनोमीटर का रेंज ही चाहिए। अगर हम यूवी लाइट दे दें तो फिर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। अब फोर्थ फैक्टर है वो है सॉइल। सॉइल क्या होता है, ये वेदरिंग ऑफ रॉक से बनता है, मतलब चट्टानों के टूटने से सॉइल बनता है, और ये एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल का जो नेचर होता है वो कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि क्लाइमेट, किस क्लाइमेट में सॉइल पाया जा रहा है, फिर वेदरिंग प्रोसेस, किस तरह से वेदरिंग हो रहा है सॉइल का कंपोजिशन क्या है, क्या क्या मिनरल सॉइल के अंदर पाए जा रहे हैं, और सॉइल का पीएच क्या है सॉइल का, एसिडिक सॉइल होता है, बेसिक सॉइल होता है, तो सॉइल भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब जितना ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होगा उतने ही ज़्यादा प्लांट्स उस पर ग्रो करेंगे। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगी तो प्लांट्स वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। ये चार मेजर एबायोटिक फैक्टर हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, जो कि ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स के लिए ऑर्गेनिज्म क्या क्या मोड रखे हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे होम्योस्टेसिस क्या है। तो पहले हम एक वर्ड समझते हैं, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है, द स्टेट ऑफ बैलेंस अमॉन्ग ऑल बॉडी फंक्शंस, टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, प्रोटीन, ब्लड प्रेशर, इट्स। मतलब होम्योस्टेसिस एक बॉडी का कंडीशन होता है जिसमें हम अपने बॉडी की सभी चीज़ों को मेंटेन रखते हैं। मीन्स जब बॉडी नॉर्मल बिहेव करे तो इसको हम कह सकते हैं कि बॉडी होम्योस्टेसिस के कंडीशन में है। और होम्योस्टेसिस में क्या क्या मेंटेन होता है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब बॉडी में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सॉल्ट वगैरह हैं, आयंस हैं, इनका कंसंट्रेशन। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर सॉल्ट और आयन का कंसंट्रेशन, जिसको कहते हैं हम ऑस्मोटिक बैलेंस या फिर ऑस्मो रेगुलेशन, और टेम्परेचर जिसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन, और बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, इन सब का लेवल एकदम मेंटेन रहे। इसको हम कहते हैं कि बॉडी हमारी होम्योस्टेसिस की कंडीशन में है, मतलब सब कुछ बॉडी के अंदर नॉर्मल है। तो ऑर्गेनिज्म टोटल 4 तरह के रिस्पॉन्सेस शो करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के लिए। फर्स्ट होते हैं रेगुलेट, और इन्हीं को कहते हैं रेगुलेटर। तो रेगुलेटर क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं, मीन्स थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन को वो मेंटेन रखते हैं। इनकी बॉडी में एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और इसमें आते हैं मैमल्स एंड बर्ड्स। तो एग्जाम्पल है मैमल्स का,
मैमल्स कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, मीन्स रेगुलेटर्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं और वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, चाहे विंटर हो या फिर समर हो, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखेंगे। जैसे कि विंटर में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीवरिंग करते हैं, मीन्स कांपते हैं। तो सीवरिंग करने से हीट प्रोड्यूस होता है, तो ये हमें थोड़ा सा ठंड से बचाता है। ठंड से बचाने का एक तरीका है सीवरिंग करना। ऐसे ही समर में जब बहुत ज़्यादा हीट हो, बहुत ज़्यादा गर्मी होता हो, क्या होता है, स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है, मतलब हमारी बॉडी से जो बहुत ज़्यादा हीट मतलब हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा हीट जो होता है वो स्वेट के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो उससे भी हमें थोड़ी सी राहत मिलती है, मतलब हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। सेकंड जो होते हैं वो होते हैं कन्फॉर्मर। कन्फॉर्मर ठीक रेगुलेटर के अपोजिट है, मीन्स ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। इनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहता है। और कन्फॉर्मर्स में आते हैं रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस। तो जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, मीन्स अपने बॉडी के कांस्टेंट टेम्परेचर को ये मेंटेन नहीं रख पाते। अब जो थर्ड आते हैं वो होते हैं माइग्रेट और माइग्रेटर। तो माइग्रेटरी एनिमल्स वो होते हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन आने पे अपने एनवायरनमेंट से यानी अपने हैबिटाट से वो मूव करके और किसी नॉर्मल हैबिटाट में चले जाएंगे। फिर इनका जो नेचुरल हैबिटाट है वहाँ पे कंडीशन जब नॉर्मल हो जाएगा, तो जैसे ही कंडीशन नॉर्मल होगा वो फिर वहाँ से वापस रिटर्न हो जाएंगे, यानी अपने नेचुरल हैबिटाट में वापस आ जाएंगे। कुछ बर्ड्स होती हैं जिन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं और वो माइग्रेशन शो करती हैं। जैसे कि एक साइबेरियन बर्ड होता है जिसकी बीक जो होती है रेड होती है, मतलब इनको लाल चोंच वाले सारस कहते हैं। मतलब ये क्रेन होते हैं, सारस होते हैं और इनकी चोंच लाल होती है और ये रसिया के साइबेरिया इलाके में पाए जाते हैं। तो ये साइबेरिया से माइग्रेट करके इंडिया में राजस्थान में आते हैं, राजस्थान के केवल देव नेशनल पार्क में, और यहाँ पे आके रहते हैं और फिर जैसे ही उनके यहाँ कंडीशन नॉर्मल होता है ये फिर वापस चले जाते हैं। तो ये हर साल आते हैं माइग्रेट करके, ये पक्षी इंडिया में आते हैं। फोर्थ है सस्पेंड। इसका मतलब क्या होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अनफेवरेबल कंडीशन में अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर दे, रोक दे, मतलब सस्पेंड कर दे और डोरमेंसी के स्टेट में चले जाए। डोरमेंसी क्या है, डोरमेंसी एक इनएक्टिव स्टेट होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, डोरमेंट हो जाता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये डोरमेंट रहेंगे और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये फिर से एक्टिव हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या है, विंटर स्लीपिंग। जो बियर होते हैं, जो भालू होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जब ठंडी आती है, ठंडियों में क्या करते हैं, वो हाइबरनेशन करते हैं, इनके अंदर बहुत लंबे टाइम तक सोते हैं। ऐसे ही होता है एक प्रोसेस एस्टिवेशन, जिसको कहते हैं समर स्लीपिंग। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे कि स्नेल है, वो क्या करता है, समर स्लीपिंग करता है, मीन्स गर्मी आएगा तो ये लंबे टाइम तक सोएंगे। और सीड भी डोरमेंसी शो करते हैं। सीड इनएक्टिव कंडीशन में चले जाएंगे, वो जर्मिनेट नहीं होंगे और जैसे ही नॉर्मल कंडीशन आएगा वो फिर जर्मिनेट कर जाएंगे। एग्जाम्पल है डाइपॉज। डाइपॉज जू प्लैंक्टन्स के अंदर देखने को मिलता है और जू प्लैंक्टन्स स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये डाइपॉज में अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं और ये चीज़ इनको एक्सटिंक्ट होने से बचाता है, मीन्स इनके सर्वाइवल में हेल्प करता है। तो ये सारे मेथड थे रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स। तो अब हम देखेंगे एडाप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन लाते हैं, यानी कुछ एडाप्टेशन लाते हैं जिससे कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सके। जैसे कि जो डिजर्ट प्लांट होते हैं उनका क्यूटिकल जो होता है बहुत ही थिक होता है। थिक होगा तो क्या होगा कि वाटर लॉस को वो प्रिवेंट करेगा, ट्रांसपीरेशन रेट को कम करेगा और स्टोमेटा संकेन होता है, मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, वो भी क्या करेगा, ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट करेगा, वाटर लॉस को ये बचाएगा। और उपंसिया जो प्लांट होता है उसके जो लीव्स होते हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाते हैं, मतलब लीव्स कांटा बन जाते हैं जिससे कि वो ट्रांसपीरेशन करे ही नहीं। अब जब लीव्स ही नहीं है, वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गया तो ट्रांसपीरेशन होगा ही नहीं, तो हीट, तो यहाँ पर वाटर के लॉस को बचाया जाएगा। तो एनिमल की बात करें तो जो कंगारू रैट होता है वो क्या करता है कि अपने अंदर वाटर प्रोड्यूस करने के लिए
फैट का ऑक्सीडेशन कर देता है, मतलब उसके अंदर बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैट का, जिससे कि फैट ब्रेक होता है तो वाटर प्रोड्यूस होता है। तो अपनी बॉडी के अंदर ही बार बार फैट को ब्रेक करके और वाटर को प्रोड्यूस करता रहता है, ताकि वो अपने वाटर की नीड को मेंटेन रख सके। ऐसे ही कैमल जो होते हैं उनका फीट जो होता है पैडेड फीट होता है। पैडेड फीट का मतलब क्या होता है कि बहुत ही गद्दीदार टाइप का उनका फीट होता है, जिससे कि उन्हें रेगिस्तान में सैंड के ऊपर चलने में आसानी होती है। वो आसानी से चल सकते हैं रेगिस्तान में और दौड़ भी सकते हैं। और जो कोल्ड क्लाइमेटिक एरिया के जो मैमल्स होते हैं उनके ईयर और लिम्स बहुत ही शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। तो इससे क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे हीट लॉस भी ज़्यादा होगा। तो अगर ईयर और लिम्ब शॉर्ट होंगे, छोटे होंगे, तो सरफेस एरिया कम होगा, तो हीट लॉस भी कम होगा। यानी ठंडे एरिया में रहने वाले लोग हीट लॉस को बचा सकते हैं। यानी जो कोल्ड क्लाइमेटिक एरिया में लोग रहते हैं, अगर उनके ईयर और लिम्स छोटे छोटे होंगे तो सरफेस एरिया भी कम होगा, जिससे कि हीट लॉस को वो प्रिवेंट कर सकेंगे, हीट को वो बचा सकेंगे अपनी बॉडी से निकलने से। तो ये कुछ एडाप्टेशन थे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। तो अभी तक हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है, अब हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। तो किसी एरिया में कुछ ऑर्गेनिज्म रह रहे हो ग्रुप में, तो उनको कह देंगे कि पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक पॉपुलेशन हो सकता है। तो पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं: बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो एंड एज पिरामिड। तो अब बर्थ और बर्थ रेट में डिफरेंस है। बर्थ क्या है? सिंगल इंडिविजुअल का जन्म लेना क्या है, वो बर्थ है। लेकिन अगर ग्रुप में बात की जाए, अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर कोई बर्थ हो रहा है तो वहाँ पे हम बर्थ रेट बोलेंगे। या फिर किसी पॉपुलेशन के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है तो उसको हम डेथ रेट बोलेंगे। तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल बॉर्न करते हैं, जन्म लेते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम बर्थ रेट कहते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल बॉर्न इन ए टाइम इन ए पॉपुलेशन। ऐसे ही डेथ रेट क्या है कि एवरेज नंबर ऑफ डेथ इन ए टाइम इन ए पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन में जो एवरेज नंबर ऑफ डेथ होता है किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसी को डेथ रेट बोलते हैं, मतलब कितने लोग मर रहे हैं। फिर आता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या है? नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स पर 1000 इंडिविजुअल्स। पर 1000 इंडिविजुअल में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, यही होता है सेक्स रेशियो। और फोर्थ है एज पिरामिड। एज पिरामिड क्या है? ये एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। अब जो एज पिरामिड बनता है इसमें 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्स्ट होंगे प्री रिप्रोडक्टिव, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन अभी नहीं कर रहे होते हैं या रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल नहीं है, मीन्स यंग होंगे, बहुत ही यंग वंस होंगे। सेकेंड होते हैं रिप्रोडक्टिव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। और थर्ड होते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अब रिप्रोडक्शन कर चुके हैं, मतलब एजेड हैं, मीन्स जिनके अंदर अभी रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी कम है। तो इसके बेस पे 3 तरह का एज पिरामिड बनता है। फर्स्ट है एक्सपेंडिंग। इसमें क्या होगा कि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ये ज़्यादा होंगे, मीन्स यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है काफ़ी, तो इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे एज पिरामिड को एक्सपेंडिंग पिरामिड कहेंगे। अब सेकेंड है स्टेबल वाला। इसमें क्या होगा, जितने रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे उतने ही रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे होंगे। तो इस वजह से ये जो पिरामिड बनेगा वो कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और थर्ड है डिक्लाइनिंग। इसमें क्या होगा कि जितने रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे उससे ज़्यादा लोग नहीं कर रहे होंगे, तो क्या होगा, डिक्लाइन होने लगेगा यहाँ पे पॉपुलेशन। तो ये था एज पिरामिड। तो अब हम देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? पॉपुलेशन का इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज होना। तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं: नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड ई माइग्रेशन। नेटेलिटी क्या है? नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन दी पॉपुलेशन, मतलब बर्थ रेट। अगर कोई पॉपुलेशन है और उसमें बर्थ हो रहा है, नए इंडिविजुअल आ रहे हैं, नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो क्या होगा, वो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। अब सेकेंड है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ और डेथ रेट, मतलब किसी पॉपुलेशन में अगर डेथ हो रहा है, इंडिविजुअल मर रहा है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा। वह इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या है? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज केम फ्रॉम एल्सवेयर, मतलब कोई पॉपुलेशन है किसी एरिया में और बाहर से कुछ लोग आ गए उस पॉपुलेशन में, तो क्या होगा, अब ये पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगा। मतलब पहले से भी कुछ लोग रह रहे थे और बाहर से ही कुछ लोग आ गए, ऐड हो गए, तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा।
फोर्थ है ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन क्या है कि कोई पॉपुलेशन है जहाँ पे लोग रह रहे हैं और उस पॉपुलेशन में से कुछ लोग कहीं बाहर चले जाए, किसी दूसरे हैबिटाट में चले जाए, कुछ ऑर्गेनिज्म वहाँ से हट जाए, तो अब क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाएगा। तो ये होता है ई माइग्रेशन। तो पॉपुलेशन ग्रोथ पे पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे n जो है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी और t जो है वो है टाइम। तो NT+1 इक्वल टू होगा NT प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस ई माइग्रेशन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर बर्थ और इमिग्रेशन दोनों बढ़ रहा है तो क्या होगा, पॉपुलेशन भी बढ़ेगा। और अगर मोर्टेलिटी और ई माइग्रेशन बढ़ेगा यानी कि डेथ ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज़ करेगा। तो जब ये दोनों बढ़ेंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगा और जब ये दोनों बढ़ेंगे तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ करेगा। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन में वेरियस इंटरेक्शंस जो होते हैं, किसी हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप का इंटरेक्शन होता है। फर्स्ट है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है कि किसी हैबिटेट में अगर दो स्पीसीज रह रहे हैं तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो, मीन्स दोनों को ही फायदा हो, म्यूचुअली दोनों आपस में कनेक्टेड हो। तो म्यूचुअलिज्म में स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों को ही एक दूसरे से फायदा होगा। जैसे कि एग्जांपल है लाइकेंस, जो कि एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। और दूसरा एग्जांपल है माइकोराइजा, जो कि फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट का एसोसिएशन है और यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करेंगे। तो एक प्लांट होता है मेडिटेरियन रीजन में ऑर्किड्स ओफाइरस, ये क्या करता है, अपने एक पेटल को मॉडिफाई कर लेता है और बी जैसा बना देता है। वो देखने में फीमेल बी जैसा स्ट्रक्चर लगता है। तो इससे क्या होगा कि जो मेल बी होते हैं वो अट्रैक्ट होके आते हैं और वहाँ पेटल पे बैठेंगे कॉपुलेशन की चाह में। तो इससे क्या होगा कि अब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो उनके बॉडी से चिपक जाएंगे और वो जब दूसरे प्लांट पे जाके बैठेंगे तो पोलिनेशन होगा। तो इसको कहते हैं सेक्सुअल डिसीट, क्योंकि जो मेल बी आ रहे हैं वो कॉपुलेशन की चाह में आ रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है यहाँ पे। अब सेकेंड इंटरेक्शन है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होगा कि स्पीसीज ए को तो फायदा होगा लेकिन स्पीसीज बी को नुकसान होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है फ्लेमिंगो और फिश। फ्लेमिंगो बर्ड का फिश के साथ इंटरेक्शन, मतलब एक बर्ड होता है फ्लेमिंगो जो फिशेस के साथ रहता है और फ्लेमिंगो और फिशेस दोनों का फूड जो है वो कॉमन होता है। तो एक ही फूड के लिए दोनों आपस में कंपटीशन करते हैं। और सेकेंड एग्जांपल है एबिंगडन टर्टवाइज, जो कि गैलापागोस आइलैंड में रहते थे। अब हुआ क्या कि वहाँ पे ग्रासेस पे ये फीड करते थे, तो वहाँ पे गोट इंट्रोड्यूस कर दी गई, बकरियाँ आ गई वहाँ पे, तो वो भी खाने लगी ग्रासेस को। और ये टर्टवाइज थे तो ये बहुत स्लो खाते थे और जो गोट थी वो बहुत फास्ट खाती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो रिसोर्सेज था वो स्टार्टिंग में तो अनलिमिटेड था लेकिन ये बहुत स्लो फीड करते थे। तो धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ने की वजह से ये एक्सटिंक्ट कर गए। अब जो थर्ड इंटरेक्शन है वो है प्रीडेशन। प्रीडेशन में एक स्पीसीज को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। मीन्स यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है प्रीडेटर यानी शिकारी और दूसरा होता है प्रे मीन्स शिकार। तो शिकारी जो होगा वो शिकार को मार के खा जाएगा। तो यहाँ भी एक को फायदा है एक को नुकसान है। तो एग्जाम्पल है प्रिकली पियर कैक्टस। ये क्या था कि ऑस्ट्रेलिया में ये एक एग्जॉटिक स्पीसीज था जो ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया और इसका कोई प्रीडेटर नहीं था, तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फैल गया, इन्वेसिव हो गया, पूरे ऑस्ट्रेलिया में हर जगह फैल गया। तो अब दिक्कत हो गई, इनको ख़त्म कैसे करें क्योंकि इसका तो कोई प्रीडेटर ही नहीं था। तो मॉथ को इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया में और धीरे धीरे मॉथ क्या किया कि इनको खाना शुरू किए और धीरे धीरे ये कंट्रोल में आ गए। तो प्रीडेशन जो इंट्रैक्शन का मेथड है ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है एक तरह से, मतलब ये होना भी ज़रूरी है ताकि सब कुछ कंट्रोल में रहे। कोई एक स्पीसीज अगर प्रीडेशन नहीं होगा तो कोई एक स्पीसीज जो प्रे है वो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो कर जाएगी, उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए एक ये बायोलॉजिकल कंट्रोल का मेथड है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रीडेशन से बचने के लिए अपने अंदर कुछ फीचर्स डेवलप करते हैं, जैसे कि कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज इंसेक्ट और फ्रॉग के अंदर देखने को मिलता है। ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं, अपना रंग बदल लेते हैं। जैसे ही कोई प्रीडेटर आएगा इनको मारने तो ये जिस पेड़ पे होंगे या फिर घास में होंगे तो जिस जगह पे होंगे उसी कलर के हो जाएंगे, अपना कलर बदल लेंगे प्रीडेटर से बचने के लिए। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ऐसे ही कैक्टस प्लांट जो होते हैं वो भी डिफेंस मैकेनिज्म शो करते हैं। वो क्या करते हैं कि अपना जो लीव्स होता है उसको थॉर्न में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब लीव्स मॉडिफाई हो जाता है कांटों में
और फिर कांटे रहेंगे तो उसे कोई हार्बीवोरस एनिमल खाएगा नहीं। ऐसे मोनार्च बटरफ्लाई है, ये कुछ केमिकल रिलीज करती है जिससे कि प्रीडेटर से वो बच सके। तो ये सभी डिफेंस मैकेनिज्म है जो प्रे होते हैं यानी जो शिकार होते हैं वो अपनाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अब जो फोर्थ इंटरेक्शन है वो है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होगा कि यहाँ भी एक स्पीसीज को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। अब पैरासिटिज्म में क्या होता है कि पैरासाइट्स होते हैं वो किसी होस्ट के अंदर रहते हैं। तो पैरासाइट भी दो तरह के होते हैं, एक एक्टोपैरासाइट जो होस्ट के बाहर एक्सटर्नल सरफेस पे रहेंगे, और दूसरा होता है एंडोपैरासाइट जो होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं। तो दो तरह के पैरासाइट पाए जाते हैं। अब एग्जांपल है लीवर फ्लू, इसी को हम हुकवॉर्म भी कहते हैं, और ये लीवर सिरोसिस कॉज करता है, मतलब लीवर को डैमेज करता है। सेकेंड एग्जांपल है प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है, ये मलेरिया कॉज करता है और इसका वेक्टर भी होता है और ये अपने वेक्टर के अंदर रहता है पैरासाइट के फॉर्म में। थर्ड एग्जांपल है लाइस, हेड लाइस, मतलब जो हमारे बालों में जो जुएं होती हैं वो भी पैरासाइट हैं, वो एक्टोपैरासाइट हैं। यहाँ पे फिर टिक हो गया जो डॉग्स वगैरह पे रहते हैं। फिर एक प्लांट है कस्क्यूटा, इसको अमरवेल बोलते हैं और ये भी पैरासाइट है। ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है और इसके पास अपना खुद का क्लोरोफिल नहीं होता है तो दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है और उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है। फिर एक आता है ब्रूड पैरासिटिज्म। ये क्या है, जैसे कक्कू जो बर्ड होती है, जो कोयल होती है, वो जब अपना एग देती है तो वो कौवे के घोंसले में ले जाके अपने एग को रख देती है, मतलब खुद नहीं उसको पालती है, कौवे के घोंसले में रख देती है। और जैसे ही एग हैच होगा, जैसे ही बच्चे बाहर आएंगे, वो जाएगी और फिर अपने बच्चे को लेके चली आती है। तो ये है ब्रूड पैरासिटिज्म, जिसमें कि कोयल जो है वो कौवे का घोंसला यूज़ करती है अपने बच्चों को पालने के लिए। नेक्स्ट जो इंटरेक्शन है वो है कमेंसलिज्म। इसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होगा और दूसरे को ना ही कोई फ़ायदा होगा ना ही कोई नुकसान होगा। इसका एग्जांपल है ऑर्चिड प्लांट जो मैंगो के ऊपर, आम के पेड़ पे ग्रो करता है, मैंगो ट्री पे ग्रो करता है ऑर्चिड प्लांट। तो वहाँ पे क्या है, तो जब ऑर्चिड मैंगो पे ग्रो कर रहा है तो इससे मैंगो को कोई नुकसान नहीं है, मैंगो ट्री को कोई इससे नुकसान नहीं है, पर ऑर्चिड को फ़ायदा है, उसको शेल्टर मिल जा रहा है उसके ऊपर ग्रो करने के लिए। सेकंड एग्जांपल है ईग्रेट एंड कैटल। जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, ग्रेजिंग कैटल होते हैं जो घास वगैरह चरते हैं, तो काऊ या बफेलो जैसे ही वो घास चरते हुए आगे बढ़ती हैं तो उनके पैरों से क्या होता है, घास दब जाता है। तो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो पहले नहीं दिख रहे होते हैं, तो उनके पैरों के दबने की वजह से अब वो घासों में साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। तो इन एनिमल के पीछे एक बर्ड्स चलती है जिसको ईग्रेट बोलते हैं, और वो जैसे ही वो इंसेक्ट उनको दिखने लगते हैं वो इंसेक्ट को खा जाती है। तो इससे जो कैटल हैं उनको कोई नुकसान नहीं है, वो तो अपना घास चर रही हैं, उनको कोई नुकसान नहीं है। पर जो ईग्रेट है उनके पीछे पीछे उसको फ़ायदा है, क्योंकि गायों के चरने की वजह से जो इंसेक्ट दिख रहा है उनको ये खा ले रहा है, तो मतलब इसको अपना न्यूट्रिशन मिल जा रहा है। अब लास्ट है अमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है कि एक स्पीसीज़ को ना तो कोई फ़ायदा होगा ना ही कोई नुकसान होगा और दूसरे को नुकसान होगा। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक फंजाई होता है जो कि पेनिसिलिन सिक्रेट करता है, और पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो ये पेनिसिलिन का सिक्रीशन जो है वो पेनिसिलियम के अंदर नेचुरली होता है, वो नेचुरली उसके अंदर सिक्रेट होता रहेगा। अब जैसे ही कोई बैक्टीरिया उसके कांटेक्ट में आएगा तो मर जाएगा। तो इसमें पेनिसिलियम स्पीसीज को ना तो कोई फ़ायदा है ना ही कोई नुकसान है, क्योंकि ये तो उसका नेचुरल प्रोसेस है जो अपने आप होता रहेगा। और अगर कोई बैक्टीरिया कांटेक्ट में आ रहा है तो वो मर जाएगा, यानी दूसरे स्पीसीज को नुकसान है। तो ये था पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया हो, और हम नेक्स्ट चैप्टर अब पढ़ेंगे इकोसिस्टम। थैंक यू।